Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Sarish Mukhtar from Gujranwala College of Pharmacy Technician. Subject is Pharmaceutics 1. फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन का है ये. हमारे पास टॉपिक्स हैं स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, इफ्लोरेसेंस, इल्यूट्रिएशन, फ्यूजन एंड इग्निशन. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन क्या होती है? एक सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन मेथड है जिसमें हम केमिकल सब्सटेंस को इतना बॉयल करते हैं कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए. जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है उसके आगे अटैच होता है कंडेंसर जो कि वेपर्स को अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन. हमने पहले पढ़ी थी सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. आज हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड टाइप है स्टीम डिस्टिलेशन. अब स्टीम डिस्टिलेशन हम किन सब्सटेंसेस के लिए करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन इज़ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन प्रोसेस. स्टीम डिस्टिलेशन जो है प्यूरिफाई भी करता है और सेपरेट भी करता है केमिकल सब्सटेंसेस को विच इज़ यूज्ड फॉर वाटर इमिसिबल कंपाउंड्स. और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो वाटर इमिसिबल कंपाउंड्स होते हैं, जो वाटर में मिसिबल नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, जो वाटर में हल नहीं हो सकते, उन कंपाउंड्स के लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं. वाटर शुड बी प्रेजेंट इन द सिस्टम. वाटर को सिस्टम में प्रेजेंट होना चाहिए, इसकी एक जो है शर्त ये है. और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, उनके लिए जो कि हीट पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. ठीक है, जिनको हीट जो है जो टेम्परेचर हीट जो है, जो हम उसको आग लगाते हैं, आग देते हैं तो उसको सूट नहीं करती. जब हम उसको हीट देंगे तो वो केमिकल कंपाउंड जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो किन के लिए यूज़ करते हैं? फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए. फर्स्ट वन की प्यूरिफिकेशन मेथड है, सेपरेशन है. और इसको किस लिए यूज़ करते हैं? वाटर इमिसिबल कंपाउंड्स के जो पानी में हल नहीं होते, उन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है स्टीम डिस्टिलेशन. वाटर को प्रेजेंट होना लाजमी है सिस्टम में. हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे. स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. टू इमिसिबल लिक्विड्स मीन्स कि दो इमिसिबल जो कि एक दूसरे में क्या है, मिसिबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है, हल नहीं होते. तो उनमें से जो एक है वो क्या होगा? वाटर होगा. एन इमिसिबल लिक्विड एंड वाटर इंडिपेंडेंटली बॉयल्स एट हाई टेम्परेचर. वो कह रहा है जो इमिसिबल लिक्विड है और वाटर, लिक्विड जो है इमिसिबल लिक्विड और वाटर हमने इंडिपेंडेंटली अलग-अलग क्या करना है? बॉयल करना है हाई टेम्परेचर पे. जब बट व्हेन स्टीम इज़ पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ दीज लिक्विड्स, जब हम उसको हाई टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे होंगे और जब हम उसके अंदर से एक स्टीम पास करेंगे, भाप पास करेंगे थ्रू अ मिक्सचर ऑफ दीज लिक्विड्स, दे बॉयल एट मच लोअर टेम्परेचर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर. तो कह रहे हैं जब हम लिक्विड और वाटर को इंडिपेंडेंटली अलग बॉयल कर रहे होते हैं उसके हाई टेम्परेचर पे, जब हम उसमें से एक स्टीम पास करते हैं तो क्या होता है? वो बॉयल होने लग जाता है मच लोअर टेम्परेचर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर. ठीक है, जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम टेम्परेचर पे क्या होने लग जाता है? बॉयल होने लग जाता है. स्टीम का यही है कि हम जब स्टीम पास करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है. हमारे पास एग्जांपल में है एनिलीन है, 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है. नाइट्रोबेंजीन की डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब हम जो स्टीम डिस्टिलेशन है किन केमिकल कंपाउंड्स के लिए करते हैं? व्हेन सब्सटेंस इज़ सॉल्युबल इन स्टीम. जब हमारा सब्सटेंस जो है वो स्टीम में सॉल्युबल हो, हल हो, बट इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन वाटर में क्या हो? इनसॉल्युबल हो, उसमें हल ना होता हो. टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम दीज लिक्विड्स वो यूज़ स्टीम डिस्टिलेशन. तो ऐसे लिक्विड्स के लिए जो स्टीम में तो हल होते हैं लेकिन पानी में हल नहीं होते, तो उनमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हमें स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ता है. यहाँ पर डायग्राम है, ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर अटैच है इसके साथ, और ये हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क है. और इसके साथ हमने एक अलहदा से जो है अटैच किया हुआ है एक बीकर या फ्लास्क कह सकते हैं. इसके अंदर हमने पानी डाला है. ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मली जो हमने सिंपल डिस्टिलेशन में पढ़ा था कि यहाँ पर जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है उसको हम हीट करते हैं तो यहाँ से उसके वेपर्स बनते हैं. वेपर्स जो है कंडेंसर में जाते हैं
और कंडेंसर क्या करता है, उन वेपर से अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और हम यहाँ से इस रिसीविंग फ्लास्क के उसको हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होगा, स्टीम डिस्टिलेशन में हमने एक अलग से फ्लास्क साथ लगा दिया जिसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जहाँ से वाटर जो है इवेपोरेट होगा तो उसकी जहाँ से वेपर्स इस मिक्सचर में आएंगे, इस केमिकल सब्सटेंस में आएंगे। हमने कहा था कि जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। वो किस में होते हैं सॉल्युबल, स्टीम में। तो जब यहाँ से स्टीम आएगी यहाँ पर तो जो लिक्विड है हमारे पास, जहाँ पर जो मिक्सचर है, जो केमिकल सब्सटेंस है वो स्टीम में सॉल्युबल हो जाएगा और इसके वेपर्स जो हैं यहाँ से कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर क्या करेगा, उन वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। अब हमने एग्जांपल की बात की है, एनिलीन है हमारे पास, डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने इस फ्लास्क में ली है एनिलीन जिसकी डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर है इसमें जिसकी डेंसिटी है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि वाटर की डेंसिटी कम है और जो यहाँ पर एनिलीन लिया है केमिकल सब्सटेंस उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्या होगा, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, हमने इन दोनों के नीचे फ्लेम ऑन किया हुआ है, ठीक है, हीट हम इसको दे रहे हैं। वाटर क्या करेगा, बॉयल करेगा, उसके वेपर्स जो हैं इस फ्लास्क में आएंगे, एनिलीन के साथ जो है स्टीम सॉल्युबल हो जाएगी। सॉल्युबल होने के बाद उसके वेपर्स जो हैं कंडेंसर में जाएंगे और कंडेंसर उसको उन वेपर्स को अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से रिसीविंग फ्लास्क में आ जाएगा। अपर लेयर जो है वो बनेगी वाटर के पार्टिकल्स की, ठीक है, लिक्विड की होगी, और जो नीचे वाली लेयर होगी वो हमारे पास एनिलीन की होगी। एनिलीन की जो है लेयर नीचे क्यों होगी, क्योंकि एनिलीन जो है वो डेंसिटी में हैवियर है और जो वाटर की डेंसिटी है वो लाइटर है, ठीक है। उसकी 1 ग्राम है और इसकी 1.02 ग्राम है। और देन हम इन दोनों मिक्सचर्स को यहाँ से सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लेते हैं। ये प्रोसेस था हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसके अंदर जो है सब्सटेंस जो कि सॉल्युबल होते हैं स्टीम में लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, वैक्यूम के ज़रिए प्रेशर क्रिएट करके हमने उस लिक्विड को क्या करना है, डिस्टिल करना है। डिस्टिलेशन ऑफ अ लिक्विड अंडर रिड्यूस प्रेशर, हमने डिस्टिल किया है लिक्विड को अंडर रिड्यूस प्रेशर मतलब कम प्रेशर पे। एनेबलिंग इट टू बॉयल, वो हमने उसको बॉयल करना है एट अ लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल। वो बॉयल तो करेगा अपने जो है टेम्परेचर पे, लेकिन नॉर्मल से क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। हम इसको यूज़ करते हैं फॉर कंपाउंड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, जिनके बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उन कंपाउंड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम इज़ प्रोवाइडेड बाय अ वाटर एस्पायरेटर, हमने एक वाटर एस्पायरेटर इसके साथ अटैच किया होता है, इसकी वजह से हम वैक्यूम डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल, अ डिवाइस, अ वाटर एस्पायरेटर क्या होता है, अ डिवाइस फॉर रिमूविंग लिक्विड्स और गैसेस बाय सक्शन और बाय मैकेनिकल पंप। सक करके यहाँ पे मैकेनिकल पंप अटैच होता है जिसकी वजह से उस केमिकल मिक्सचर में से, केमिकल कंपाउंड में से जो हमको रिमूव करते थे लिक्विड को और गैसेस को, जिसकी वजह से वो प्योर हो जाता है, हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लिक्विड बॉयल्स। अब वो कह रहा है कि इस प्रिंसिपल पे वो काम करता है कि जब लिक्विड कब बॉयल करता है, व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। जब हम वो लिक्विड बॉयल हो रहा होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर बनाने का उसका जो प्रेशर है वो अगर इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे इर्द गिर्द जो टेम्परेचर प्रेशर होता है सराउंडिंग्स में, एक्सटर्नल प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड्स विच आर डिकम्पोज्ड एट द बॉइलिंग पॉइंट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिस्टिल्ड एट अ मच लोअर टेम्परेचर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो कह रहा है वो लिक्विड्स जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एट द बॉइलिंग पॉइंट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसके लिए हम डिस्टिल करते हैं उसको किस टेम्परेचर पे, एट अ लोअर टेम्परेचर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम टेम्परेचर पे हम उसको क्या करते हैं, डिस्टिल्ड करते हैं। इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, अगर जो हम उसके प्रेशर जो है रिड्यूस कर देंगे सरफेस ऑफ द लिक्विड पे, ठीक है, तो लिक्विड्स जो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं
एट द बॉइलिंग पॉइंट, उसके अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर, ठीक है, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम उसको डिस्टिल्ड करते हैं एट अ मच लोअर टेम्परेचर। तो हम उसको उसके अपने बॉइलिंग पॉइंट से उसके कम टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं, डिस्टिल्ड करते हैं, ठीक है। ये है इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन। हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल में लिखा हुआ है ग्लिसरीन, बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेल्सियस। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन हम किन के लिए करते हैं, जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो हमारे पास हैं केमिकल सब्सटेंसेस, वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पे। जब वो टेम्परेचर थर्मोमीटर पे रीच करता है 290 तक, तो खुद ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और उनको हम उसकी नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे डिस्टिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। 290 डिग्री सेल्सियस है, उसका वेपर प्रेशर जो है किसकी इक्वल होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की इक्वल, ठीक है। और आगे हम बाद में पढ़ते हैं। और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज़ टू प्योर लिक्विड्स विच आर डिकम्पोज एट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। उन लिक्विड्स के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं इसको प्योर करने के लिए, उन लिक्विड्स को जो डिकम्पोज हो जाते हैं एट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे से पहले ही जो है वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे लिक्विड को प्योर करते हैं जो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। उनके वो बॉइलिंग पॉइंट तक अभी पहुंचा नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट उसका अभी आया नहीं है, उससे पहले ही वो क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया है। यहाँ पर डायग्राम है, यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये फ्लेम ऑन है, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर के बाद यहाँ पर हमने कंडेंसर अटैच किया हुआ है, यहाँ पर है रिसीवर है, इसके साथ हमने एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, और ये ऊपर जो हमारे पास है मैनोमीटर, ये मर्करी का हमने यहाँ रीडिंग नोट करने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम इसको इसमें ग्लिसरीन डाल देते हैं और हम इसको हीट करते हैं, तो क्या होगा, 290 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने से पहले ही ग्लिसरीन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं। जो हमारे पास प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमने इसको हीट करते हैं और उसका वेपर प्रेशर 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हम करते हैं, तो क्या होगा, ईजीली जो ग्लिसरीन है वो यहाँ पर वेपर्स की फॉर्म में आएगी। वेपर्स के बाद यहाँ पर उसको अगेन कंडेंसर लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, हम उससे रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या मकसद था इस वैक्यूम पंप को इस्तेमाल करने का, कि जो हमारे पास ग्लिसरीन है वो अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसको हमने डिस्ट्रॉय होने से रोकना था, तो हमने यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया जो कि प्रेशर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जब उसका प्रेशर रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स टेम्परेचर। तो ग्लिसरीन किस टेम्परेचर पर जाकर डिस्टिल्ड होगी, एट 180 डिग्री सेल्सियस, और उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये था हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन। एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टिलेशन, नंबर 1 इज़ टू प्यूरिफाई लिक्विड्स। ये उसने फ्रैक्शनल में भी बताया है, सिंपल में भी, स्टीम में भी और वैक्यूम में भी, कि हम इसके ज़रिए क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं लिक्विड्स को। वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, वाटर को भी हम इस प्रोसेस के ज़रिए क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। यूज्ड फॉर सब्सटेंसेस ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स से वॉलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। यूज टू एक्सट्रैक्ट परफ्यूम और एरोमेटिक लिक्विड्स फ्रॉम प्लांट्स, अगर हमने एक्सट्रैक्ट लेना हो परफ्यूम का या एरोमेटिक लिक्विड्स जो कि जिनमें से खुशबू आती है, एरोमेटिक, एरोमा कहते हैं स्मेल को, फ्रेगरेंस को, तो उनको भी एक्सट्रैक्ट हासिल करने के लिए हम लोग यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्पिरिट, अल्कोहल एंड ईथर।
स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। वाटर इमिसिबल लिक्विड्स जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स के लिक्विड्स जो हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था स्टीम डिस्टिलेशन में हम उन कंपाउंड्स को जो है डिस्टिल्ड करते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और स्टीम में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या है? इफ्लोरेसेंस में होता है सडन लॉस ऑफ वाटर बाय अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। सॉल्ट हमारे पास हाइड्रेटेड है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी किस वजह से है, इस वाटर की प्रेजेंस की वजह से। जब हाइड्रेटेड सॉल्ट में से जो है वाटर का लॉस हो जाना, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्लोरेसेंस। सेकंड डेफिनेशन है लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? वो वाटर जिसके अंदर वाटर डैट प्रेजेंट इनसाइड क्रिस्टल्स, वो वाटर जो कि क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टल्स के अंदर जो पानी मौजूद है वो रिमूव हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा फ्रॉम आ हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होगा? हाइड्रेटेड जिसके अंदर वाटर मौजूद था उसमें से वाटर हम रिमूव कर दें अगर ऑन टू एटमॉस्फेयर, ऑन एक्सपोजर टू एयर, एटमॉस्फेयर से उसका एक्सपोजर होगा एयर के साथ, उसमें से वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इफ्लोरेसेंस। सिंपल वर्ड्स में जब हम हाइड्रेटेड सॉल्ट में से पानी का अचानक से निकल जाने को कहते हैं इफ्लोरेसेंस। या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का रिमूव हो जाना एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जब वो एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर के साथ या एयर के साथ, उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का निकल जाना, उसको हम कहते हैं इफ्लोरेसेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। जब ड्राई एयर में हम इसको रखते हैं तो क्या होता है, CuSO4 सेपरेट हो जाता है और 5 मोल्स ऑफ वाटर क्या है, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो 5 मोल्स ऑफ वाटर हैं, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले ऐसा होता है CuSO4.5H2O, ठीक है। जब 5H2O इसमें से निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, सिंपल CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है हमारे पास इलिट्रिएशन। इलिट्रिएशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स को बेस्ड ऑन देयर साइज़, जिसके अंदर हम पार्टिकल्स को किस बेस पे जो है सेपरेट करते हैं, उसकी साइज़ की बेस पे, उसकी शेप की बेस पे, उसकी डेंसिटी की बेस पे। अब कैसे सेपरेट करते हैं? यूजिंग अ स्ट्रीम ऑफ गैस। इसमें से हम एक स्ट्रीम ऑफ गैस की या लिक्विड की फ्लो करते हैं इन अ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? यूजुअली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन। उस डायरेक्शन में जहाँ पर तह लगी हुई है, सेडिमेंटेशन कहते हैं तह को, ठीक है। जब पार्टिकल्स टॉप टू बॉटम गिरते हैं और नीचे एक तह बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने फ्लो करनी है स्ट्रीम ऑफ गैस और लिक्विड, जिसकी वजह से हम पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर लेंगे ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी, ठीक है। ये डायग्राम है हमारे पास, हमने यहाँ से स्ट्रीम पास की, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सेडिमेंटेशन की एक तय है, हमने यहाँ पर स्ट्रीम पास की ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है, लिक्विड की या फिर गैस की। यहाँ से हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड जो है हम फ्लो कर रहे हैं स्ट्रीम ऑफ गैस और लिक्विड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो हैं जो हैवी हैं वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। अगर हम उनको ऊपर से कलेक्ट नहीं करते तो जो सेडिमेंटेशन है, पहले बड़े पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर सेडिमेंट होंगे और उनके ऊपर स्मॉल पार्टिकल्स सेडिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूट्रिएशन। यूज्ड इन मिनरल प्रोसेसिंग फॉर साइज़ क्लासिफिकेशन। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं मिनरल प्रोसेसिंग में फॉर साइज़ क्लासिफिकेशन में, साइज़ क्लासीफाई करना हो, मेजरमेंट करनी हो साइज़ की, छोटा है या बड़ा है, स्मॉल है, मॉडरेट है या लार्ज है, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को।
सेकंड डेफिनेशन है इसकी, इलिट्रेशन इज़ अ मटेरियल सेपरेशन मेथड इन विच स्मॉलर एंड लार्जर मटेरियल्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग लिक्विड और गैस। हम इसमें स्ट्रीम पास करते हैं लिक्विड की या गैस की, और उसकी मदद से हम लोग जो है अपना पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़, शेप एंड डेंसिटी। और उसको हम किस बेस पे सेपरेट करते हैं, स्मॉलर या लार्जर पार्टिकल्स की बेस में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, डेफिनेशन है फ्यूजन की। अब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन जो है प्रोसेस है बाय विच सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, जिसके ज़रिए हम लोग सॉलिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड्स में, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द सॉलिड अंटिल इट मेल्ट्स। हमने इसमें हीट करना है सॉलिड को जब तक वो मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बीज वैक्स है, हार्ड पैराफिन है एंड वूल फैट आर हीटेड टू मेल्ट। जब ये हमारे पास सारी जो है मेल्ट हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। कि हमने सॉलिड को तब तक हीट करना है जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए। एप्लीकेशंस है फ्यूजन की इन फार्मेसी। क्या एप्लीकेशंस हैं? इसको हम यूज़ करते हैं टू मेकिंग ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, लोशंस एंड सपोस्ट्रीज को बनाने के लिए हम लोग फ्यूजन प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। हम क्रीम्स भी अगर बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि ऑइंटमेंट भी, क्रीम, लोशन और स्पोस्ट्रीज को बनाने के लिए हम लोग उनको सब कुछ मिक्स कर लेते हैं, उनको हम हीट करते हैं तो एक पेस्ट सी बन जाती है हमारे पास, ठीक है। यूज़ इन फार्मेसी फॉर मिक्सिंग प्रोसीजर। मिक्सिंग प्रोसीजर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ को मिक्स करना हो, किसी भी दो सॉलिड्स को अगर हमने इकट्ठा मिक्स करना हो तो सॉलिड्स को एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि वो हार्ड होते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, फ्यूजन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मेल्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन इग्निशन। इग्निशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को, केमिकल सब्सटेंस को इतना हीट करना कि उसके अंदर जो कार्बन पार्ट है वो बर्न हो जाए, ठीक है। और जो हमारे पास बाकी बच जाता है वो ऑर्गेनिक रेजिड्यू बच जाता है, किस फॉर्म में? ऐश के फॉर्म में। ऐश इसको कहते हैं, राख को। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसके बाद जो उसकी ऐश बच जाती है, राख बच जाती है, उसको हम ऐश कहते हैं। इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन फार्मेसी इन विच द केमिकल सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली हीटेड। हमने इस प्रोसेस में क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को इतना स्ट्रांगली हीट करते हैं कि वो अपना कार्बनियस पार्ट जो है बर्न कर देता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है, एंड इट्स इनऑर्गेनिक रेजिड्यू लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ ऐश। उसका जो इनऑर्गेनिक रेजिड्यू है वो बच जाता है ऐश की फॉर्म में। एप्लीकेशंस हैं इग्निशन के हमारे पास। इसको हम यूज़ करते हैं एज स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट टू इवेल्युएट द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक स्टैंडर्ड टेस्ट है ये हमारे पास, जिसके अंदर हम इवेल्युएट करते हैं, जांचते हैं कि उसकी क्वालिटी और प्योरिटी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कि जब हमने इस जो है इग्निशन प्रोसेस स्टार्ट किया तो इसके अंदर कितनी मिकदार थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कितनी मिकदार रह गई है कार्बोनेशियस पार्ट की, ठीक है। तो इससे हम ये मालूम करते हैं। यूज़ एज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। अब स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टेरिलाइज करना, मतलब कि उसमें से रिमूव कर देना या किल कर देना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। कैन बी यूज इन सेपरेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि हम कार्बनियस पार्ट से इनऑर्गेनिक रेजिड्यू को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यूज्ड इन सेपरेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो आप ये सारी की सारी एप्लीकेशन इसकी डेफिनेशन से भी याद कर सकते हैं इजीली। तो इग्निशन क्या हुआ? एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हमने इतना हीट करना है कि उसमें से कार्बनियस पार्ट जो है वो इवेपोरेट हो जाए, बर्न हो जाए, और जो हमारे पास बाकी बच जाता है वो इनऑर्गेनिक रेजिड्यू है। और वो इनऑर्गेनिक रेजिड्यू किस फॉर्म में बचता है? इन द फॉर्म ऑफ ऐश की फॉर्म में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।